बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं MTL और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL TV। बहुत सी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया भर के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से। आज 2024-29 का 5 साला प्रोग्राम सामने आया है जो वजीर आजम पाकिस्तान ने पेश किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है उड़ान पाकिस्तान का। अब ये नहीं पता कि ये वाली उड़ान है या ये वाली उड़ान है, ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल उसमें 5 ईज हैं, 5 ई, तो उन पर हम बात भी करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। 5 हमारी ई हैं, तो कौन सी ई हमारा क्या करेगी। अब अगर हम सबसे पहले ये बात कर लें कि पाकिस्तान सबसे पहले उसमें एक ई है, ई कॉमर्स। वो ई कॉमर्स जाहिर है इंटरनेट के साथ है। इंटरनेट पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के जो बेहतरीन इंटरनेट्स हैं उनमें सबसे आखिरी नंबर से 1 नंबर ऊपर है। मतलब सबसे आखिरी नंबर है म्यांमार का, बर्मा का, जिसका नाम पहले बर्मा होता था, अब म्यांमार है। अब वो दुनिया में आखिरी नंबर पर है, यानी नीचे से पहले नंबर पर है और हम नीचे से दूसरे नंबर पर तो हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहां अब तक जो हमारी पाशा है, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस की एसोसिएशन है, उसके मुताबिक 2024 में $35.5 करोड़ का नुकसान हम कर चुके हैं। और ये वो $35.5 करोड़ है, ये जो हमने नुकसान किया है, इसके बदले हमने रेकोडेक के 15% शेयर्स दे दिए $54 करोड़ में, यानी 35 करोड़ 19 करोड़ का फायदा हमें हुआ है। लेकिन उस फायदे में हम अपना रेकोडेक का बहुत बड़ा हिस्सा बेच चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम तरक्की कहां करेंगे। हमारी जो तरक्की का आशारिया है गुज़िश्ता सहमाही का, वो है 8.25% है, गालिबन 2.6% है। अगर उसे हम देखें, उसे तरक्की का पैमाना होता है आपकी आबादी जो है जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे। अगर ग्रोथ ज्यादा है तो फिर हम उसे ग्रोथ कहते हैं, वरना 2.5% की शरह से आबादी बढ़ रही है और 4.25% के हिसाब से हमारी तरक्की हुई, तो यानी हम 2.25% नुकसान में चले गए। अब ये सूरत हाल कैसे है, इसको क्या होगा, कैसे ठीक होगा, और इसके लिए मौजूदा हुकूमत किसी भी तौर पर कैपेबल नहीं है, अहल नहीं है। मसाइल के ना हल में इनका इदराक है, ना इनकी सलाहियत है, ना इनकी हैसियत है। वजारत खारजा हो, वजारत खजाना हो, वजारत देही तरक्की हो या ज़राअत का महकमा हो, इन तमाम जगहों पर, या इन्वेस्टमेंट हो, इन तमाम पर ना हुकूमत के वजीर आजम ना उनके वज़रा कहीं नजर आते। हर जगह अगर कुछ नजर आता है तो आते हैं आर्मी चीफ। आज भी हमारे वजीर आजम ने खिताब में यही फरमाया कि पाकिस्तान में जो है स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ ने अपना किरदार, स्मगलिंग की रोकथाम हो आर्मी चीफ, पाकिस्तान में ज़राअत आर्मी चीफ, पाकिस्तान में भल सफाई आर्मी चीफ, पाकिस्तान में SIFC आर्मी चीफ, पाकिस्तान में खारजा उमूर आर्मी चीफ, पाकिस्तान में दाखिला के कोई मसाइल हो, 26 नवंबर का मसला हो, तो वो भी आर्मी चीफ ही ठीक कर। मतलब इस मुल्क में अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो वो आर्मी चीफ है।
बाकी पूरी की पूरी हुकूमत नाअहल है। इस वक्त निजाम, आर्मी चीफ एक तरफ है, हुकूमत को तो मैं किसी गिनती में शुमार नहीं कर रहा, बस सिर्फ वो डमी बैठाए हुए हैं जो सामने नजर आ रहे हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं, कुछ ये कवाकिब नजर आने वाले हैं, सामने जो है यही है, पीछे कोई और है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो मुकाबले पर इमरान खान है। इमरान खान जो है वो इस वक्त अपनी पूरे अज़्म के साथ मौजूद हैं और वो एक मज़ाहिमत का इस्तिआरा बन चुके हैं। अज़्म, बहादुरी, इस्तक़लाल, इसका इस्तिआरा इमरान खान बन चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेट की बंदिश में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। जो आजादी इजहार राय है या आपको बोलने के हुकूक में जो आजादी है, उस पर जो कदगने हैं वो हम सबके सामने मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में एक रिपोर्ट आ रही, उसमें भी हम नंबर 2 हैं। फर्स्ट नंबर तो हम नहीं ला सके, लेकिन नंबर 2 हैं, और वो है सहाफियों के कत्ल आम में या कत्ल में। पाकिस्तान सहाफियों के कत्ल में भी नंबर 2 है। और नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है गजा, जहां इस्राइली बर्बरियत ने अस्पतालों, स्कूलों, घरों, हर जगह बमबारी की। वहां बाकायदा टारगेट कर सहाफियों को कत्ल किया गया। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान वहां नंबर 2। अगर ये मसला ना होता तो यहां तो हम नंबर 1 आ जाते। अब हम एक तरफ ये देखें कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है या मुक्तदरा है, उसका और इमरान खान का जो मुकाबला हो रहा है, जो बातचीत हो रही, अब मुकाबला तो नहीं रहा, क्योंकि ये बात तो तय हो गई है। बहुत से कोनों से ये बात बाहर निकल आई कि इमरान खान को ऑफर की जा रही है कि जी आप नजरबंदी घर पे कबूल कर ले, आ जाएं, और उसके बाद मामला को आगे चलाएं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं, अपने गुज़िश्ता साल भर में ये कहता रहा हूं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो असल हुक्मरान हैं, वो मर्दम शनासी नहीं कर सकते। मर्दम शनासी अगर कर लेते तो ना ये हालात इतने बिगड़ते, और ना ही ये जो खलीज जिससे अब पाटने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये खलीज पैदा होती। अगर कोई चीज एहतियात से ठीक की जा सकती है तो, या उससे बचा जा सकता है किसी चीज से, तो उसके लिए बीमार होना जरूरी नहीं। लेकिन हम तो हैं सदा के बेवकूफ, या जोम है हमें इख्तियार का, इक़्तिदार का, ताकत का। तो अगर उस ताकत के इख्तियार में हमने ये कर लिया है, अब भी मौका है। मैं हर मसले पर, पहले बलूचिस्तान के मसले पर गुफ्तगू करते हुए कहता था कि बलूचिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। फिर केपीके आया, कहा केपीके को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। फिर कश्मीर आ गया, जो हमारा आजाद कश्मीर है। फिर हमने गुजारिश की कि आजाद कश्मीर को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। और अब गिलगित बल्तिस्तान गया। अब बलूचिस्तान में जो कुव्वतें सरगर्म अमल हैं, भारत है, इसराइल है, अमेरिका की एजेंसियां हैं, जो रूस और चीन की मुखालिफ हैं। और गवादर पोर्ट की मुखालिफ तो मेरे ख्याल में ईरान भी है। गवादर पोर्ट के मुखालिफ दुबई पोर्ट भी है। तो उन्हें हम कैसे ठीक करेंगे, उसे कैसे दुरुस्त करेंगे? हम एक पॉलिसी तो बना लेते हैं, लेकिन पॉलिसी के साथ जो जुजियात होती हैं, हम उन जुजियात का ख्याल नहीं करते। हम समझते हैं कि नहीं, हमने कह दिया है, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो भाई मेरा मुस्तनद नहीं है फरमाया हुआ, अब मुस्तनद है अवाम का फरमाया। क्योंकि गुज़िश्ता रोज एक मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, और उसमें एक जुमला हमारे बहुत अच्छे अदाकार हैं
تو انہوں نے کہا اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ، اس ملک میں کیا ہے میرا تو 5 سال بعد جو ایک مرتبہ ووٹ ملتا ہے مجھے حق، میرے پاس تو وہ حق بھی نہیں ہے، میں ووٹ کسی اور کو دیتا ہوں، نکلتا کسی اور کے ڈبے میں سے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہمارے پالیسی ساز اداروں کو سوچنا چاہیے اس پر۔ اب بھی وقت نہیں گیا، لیکن ہمارا عمل وہی ہے۔ کشمیر میں بربادی پھیری، کے پی کے بلوچستان کے بعد کشمیر میں تباہی پھیری، اور اب گلگت بلتستان کی باری آ گئی ہے۔ اب خالد خورشید جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں جی بی کے، ان کو 34 سال کی سزا سنا دی گئی۔ کیا کہنے ہیں جی، یہاں لوگ توہین مذہب کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین مذہب درست ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس طرح کی سزائیں آپ کو ان لوگوں سے، اب جو آپ نے کشمیر میں کیا، کشمیر کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، پھر اب گلگت بلتستان میں آ گئے۔ اب اگر کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا اکھاڑا آپ بنائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ مسلمہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، دنیا کی نظر میں۔ ہمارا دعویٰ خواہ کچھ ہو، لیکن آج اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو کبھی سوچا کہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں تو فارم 45 47 کا چکر نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک شخص کو سزا دی، ان کے نظریاتی کچھ بھی ہو سکتے ہیں نظریات، زور اور زبردستی، جبر کے ساتھ تو انسان کی فطرت نہیں ہے اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے انسان کی فطرت یہ نہیں کی، ورنہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ہمارا دینی عقیدہ ہے کہ جنت میں انہیں سب کچھ میسر تھا، صرف ایک درخت کی طرف جانے سے منع کر دیا گیا تھا، اور الٹیمیٹلی وہ تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے بعد، استفادہ کرنے کے بعد اس درخت کی طرف گئے۔ یہ ان کا تجسس تھا، یا ان کے اندر اللہ نے وہ مادہ رکھا تھا؟ وہ مادہ ہے ریزسٹنس کا، وہ مادہ ہے تجسس کا۔ اگر آج ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور یہ وقت ہے ہمارے طاقتور حلقوں کو سوچنے کا، دیکھنے کا۔ آج عمران خان کا جو بیان آیا ہے عوام کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ، اللہ سے یقین ہے مجھے کہ 2025 پاکستانیوں کے لیے بہتر سال ہوگا 2024 کے مقابلے میں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے یہاں کوئی 26 نومبر نہ ہو، اللہ کرے 100 سر نہ کھولے جائیں، خدا کرے کہ عصمتیں، لوگوں کی عصمتیں نیلام نہ کروائی جائیں، لوگوں کی چادر اور چہار دیواری کا خیال کیا جائے، ان کے سیاسی اور نظریاتی جو ان کے عقائد ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، تبھی جا کر ہم حالات کی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ میں نواز شریف سے کیوں بات کروں، کیونکہ نواز شریف تو 12واں کھلاڑی ہے۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ نواز شریف جو اس ملک کے تیسرے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، وہ اپنی ٹیم میں، اپنی پارٹی میں، اپنی حکومتوں میں اس وقت بالکل بے اختیار ہیں۔ نہ وہ پنجاب میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں سوائے تندور پر جا کر روٹی کی قیمتیں چیک کرنے کے علاوہ، یا ان کی تصویریں قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ آٹے کے تھیلوں میں چھاپ دی جائیں، بس اب وہ یہی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پارٹی نے انہیں 12واں کھلاڑی بنا دیا ہے، اور طاقتور حلقوں نے انہیں ریلو کٹا بنا دیا ہے، اور ریلو کٹا بننے سے تو بہتر ہے کہ میاں نواز شریف سیاست سے دستبردار ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔